था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। आर्यन बातचीत बंद कर दो। आज आपको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर किसी को मालूम है तो बता देना, वैसे किसी ना किसी को मालूम होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, वैसे 11th क्लास के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जो 11th क्लास में होंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट जेई वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे लॉ नहीं पूछेगा आपसे। 11th क्लास में लॉ पूछता है, यहाँ पे आपको इसके जो अंदर से कॉन्सेप्ट निकलेंगे वो पूछेगा, इसके एप्लीकेशन पूछेगा। तो पहले आपको जानना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास गैसियस सिस्टम है, कोई गैसीय निकाय है। अब कुछ लोग को निकाय नहीं समझ में आता होगा। जैसे मान लो एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में गैस क्या होती है? बंद होती है। अब वो सिलेंडर में गैस बंद है तो आपका हो गया गैसियस निकाय, हो गया गैसियस सिस्टम हो गया। अगर उस गैसियस सिस्टम को बाहर से हीट सप्लाई की जाए, मान लीजिए हम उस गैसियस सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करते हैं, तो जो भी हीट प्रोवाइड करोगे सिस्टम को, वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, यानी शेष ऊष्मा जो बचेगी, किससे? इंटरनल एनर्जी से, आंतरिक ऊर्जा से जो शेष ऊर्जा बचेगी, ऊष्मा बचेगी, कहां जाएगी? वो जाएगी वर्क डन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे अगर आपको आपकी रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना हो तो पीछे एक बार इसको शायद बताया भी था। अगर मान लीजिए कोई आप इंजन परचेज करते हो, मान लो आपने बाइक परचेज किया, तो बाइक परचेज करोगे तो उसमें मान लीजिए 1 लीटर फ्यूल आपने डाला। अब 1 लीटर फ्यूल डाला, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो फ्यूल क्या है? वो हीट में कन्वर्ट होगा, इंजन में फ्यूल जाके बर्न होगा, जलेगा, और जल करके वो क्या करेगा? पावर प्रोवाइड करेगा इंजन को। अब जैसे आपने कंपनी से लिया उस बाइक को, तो कंपनी ने आपको बोला कि भैया हमारी बाइक जो है ये 1 लीटर में 100 किलोमीटर जाएगी, ऐसा बोल दिया। तो रियल में क्या उतनी आपकी चलती गाड़ी? नहीं चलती है। जितना बोलते हैं उतना नहीं चलती है। आप लेके आते हो बाइक को और यूज करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि उन्होंने 100 बोला था, बट एक्चुअल में हमको जो मिल रहा है माइलेज वो 70 का ही मिल रहा है। ऐसा होता है, इतना डिफरेंस निकल आता है। तो क्या उन्होंने आपसे झूठ बोला है? बताया था कि वो लोग झूठ नहीं बोलते। अगर झूठ बोलेंगे तो कोर्ट में चले जाएंगे, लोग फंसा देंगे। इतने सारे वकील क्यों बैठे हैं? पकड़ लेंगे आपने झूठ बोल करके हमारे कस्टमर को फंसा दिया है। वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपना जो बोलते हैं लॉजिक की हमारा जो इंजन है वो कार्नोट प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। कार्नोट इंजन पढ़ा होगा ना, जो 12th में होंगे, पढ़ा होगा कार्नोट इंजन। किसी ने पढ़ा? नाम सुना है? जो लोग 12th पास कर चुके हैं उन्होंने नाम नहीं सुना कार्नोट इंजन का? अरे ऐसा तो नहीं है। कितने लोग 12th पास कर चुके? हाथ उठा जरा। अब सब लोग दबे कुचले हाथ उठाएंगे ऐसे करके। ये देखो इधर इतने बॉयज में ओनली 1 है जो केवल 12th पास है। तुम 12th फेल हो, तुम दुनिया से ही अलग हो। अगर आपने थर्मल फिजिक्स पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है 12th क्लास में, हाँ, कार्नोट इंजन कहता है कि भैया जितना हमको एनर्जी दोगे उतना हम वर्क देंगे आपको। मीन्स कार्नोट इंजन 100% एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट करता है।
ये कार्नोट इंजन का प्रिंसिपल है, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो कार्नोट इंजन क्या है? एक आइडियल इंजन होता है। तो जो बाइक आपने परचेज किया है, उन्होंने कहा कि अगर ये इंजन कार्नोट प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, हमने उसी पर डिजाइन किया है। आपको ऐसा बोलते हैं, जब उनका पूरा नोटिस पढ़ोगे, टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाते जब जाते हो तो बहुत सारी जगह साइन करवाते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता ही नहीं है। उनको जल्दी होती, बस जल्दी से बाइक दो, हम लेके भागे यहां से। उसको पढ़ के देखिएगा, वहां पे साफ साफ लिखा मिलेगा आपको, और पढ़ोगे तो ये चीज सारी मिलेगी, लेकिन इतना लंबा आपको दे देंगे डॉक्यूमेंट कि आप पढ़ोगे नहीं उसको। तो हुआ क्या, उन्होंने जितना कहा उतना वर्क नहीं मिला। ऐसा क्यों हो गया? आपने मान लो इतना हीट प्रोवाइड किया, मान लो ये पेट्रोल गाड़ी में इतना डाल दिया, अब जब जाएगा तो इंजन वर्क करेगा, तो टोटल वर्क नहीं होगा। उस हीट का, उस पेट्रोल का, उस फ्यूल का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ये नहीं मालूम हो रहा होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, कहां जा रही है एक बाइक में हमारी। तो जब गाड़ी चलती है तो चलने के साथ उसका इंजन हीट भी होता है ना, वो हीट कहां से आ गई? उसी इंटरनल एनर्जी से आ गई, जो बॉडी के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, घर्षण बल। वो फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं लगता? इन्होंने कहा इंजन में आग क्यों नहीं लगती है? वो कोई आपका कोई ऐसा सब्सटेंस तो है नहीं कि जो जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाए। आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कुछ रेसर लोगों को देखा होगा, बहुत स्पीड में गाड़ी चला दी, तो साइलेंसर से देखना धुएं की जगह आग निकलने लगती है। देखा है ऐसा कभी? जो फुल एक्सीलरेटर पे, आप अपनी गाड़ी को चला के देख लो, फुल एक्सीलरेटर पर रखिए लगभग 10, 15, 20 मिनट, धुएं की जगह आग निकलेगी। और अगर कंटिन्यू ऐसे आधा घंटा करते हो तो सिलेंसर आपका जगह जगह से जल जाएगा, छेद हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर अंदर से इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस साइलेंसर का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता ही नहीं है, उससे कम होता है और वो मेल्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा इंजन फटता क्यों नहीं है? इंजन को ऐसे डिजाइन ही करना है कि भैया उतने टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर सके। इंजन रेड हो जाएगा बिल्कुल गर्म हो करके, लेकिन फटेगा नहीं, काम करेगा। हाँ, लेकिन इन्होंने कहा कि फटेगा क्यों नहीं? अगर रेड हो गया तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो, उसके ऊपर रखी टंकी ब्लास्ट हो जाएगी पहले ही। उसमें पेट्रोल भरा होता है। नहीं, 2-3 हजार नहीं, इतना तो करने के लिए आपके पास 20-30 किलोमीटर ही पर्याप्त है। आप फुल एक्सीलरेटर पर यहां से चला दो 20 किलोमीटर, पॉसिबल है फुल एक्सीलरेटर चलाना? नहीं चला पॉसिबल है। हाँ चलिए ठीक है, तुम्हारे सवाल ही अजीब है। खैर टॉपिक पे आओ। लेकिन अच्छा है, बीच बीच में लोगों को तुम हंसा दिया करते हो, है ना? तो ध्यान देना, किसी भी इंजन को, किसी की भी बॉडी में अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी सिस्टम को अगर डेल्टा क्यू हीट हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये हीट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। एक तो वर्क डन में, जो उस इंजन को वर्क करना है उसमें जाएगी, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। यानी प्रोवाइडिंग हीट जो होगी वो दो पार्ट में ब्रेक होगी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इफ हीट given to gaseous system then it is, भैया बोलोगे तो सब बेकार हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म्स। कौन कौन से? पहला किसमें गया? इंटरनल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको आंतरिक ऊर्जा। ऊपर जो लिखा है उसको हिंदी में क्या बोलोगे कि यदि किसी गैसियस निकाय को
हीट प्रोवाइड करेंगे, देंगे, तो दी गई जो हीट होगी वो दो पार्ट में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। पहला है इंटरनल एनर्जी और सेकंड क्या है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी किए गए कार्य में, किया गया कार्य दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। यह है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने गैसियस सिस्टम लिया है, उस गैसियस सिस्टम पे अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा वर्क डन बाई गैस इन गैसियस सिस्टम। गैसीय निकाय में गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बना लेते एक सिलेंडर। हमारे पास एक मान लीजिए सिलेंडर है और इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन लगा हुआ है। ये मान लीजिए एक पिस्टन है जो फ्रिक्शनलेस है। इस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा, ऐसा मानकर चलना है। ये हो गया भैया पिस्टन। अब अगर मान लीजिए इस पिस्टन पर हम लोड प्रोवाइड करें, ये मैंने मान लो इस पे वेट रख दिया, या फिर ऊपर से ऐसे फोर्स लगा दो। आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, कुछ ये पिस्टन नीचे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ds डिस्टेंस तक ये पिस्टन डिस्प्लेस हो गया। मान लो यहां पे आ गया पिस्टन। अब आप बताइए कि जो अंदर गैसियस सिस्टम है, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। सिंपल सा फोर्स अप्लाई करोगे तो गैस के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बताइए यहां पर गैस द्वारा कार्य किया जाएगा या गैस पर कार्य किया जाएगा, यानी वर्क डन ऑन द गैस होगा या वर्क डन बाय द गैस होगा। यहां पर वर्क करेगी गैस, गैस पर काम नहीं होगा, गैस द्वारा कार्य किया जाएगा। मान लीजिए इसको हमने भैया कैपिटल F फोर्स इस पे अप्लाई किया है पिस्टन पे, अंदर प्रेशर हो गया P, ऐसा लेट कर लिया कि इसके प्रेशर में जो इंक्रीमेंट हो गया, दाब में वृद्धि हो गई, वो P हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, तो बताइए वर्क डन कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमने F अप्लाई किया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अप्लाई कर दिया यहां पे। अब जब फोर्स अप्लाई किया तो गैस पर क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, दाब बढ़ गया। इधर उधर नहीं पढ़ा रहे हैं, इधर पढ़ा रहे हैं, इधर देखिए। तो क्या हो गया, फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ गया तो इस कंडीशन में आपको मालूम है प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बोलो कोई। प्रेशर हाँ कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। सबको मालूम है फार्मूला ये। ऐसा तुम लोग बिहेव करते ऐसे लगता है कि पहली बार पढ़ रहे होगे। अरे इस फार्मूले को आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और पहले भी आपने पढ़ा होगा। हाँ तुम गजनी हो रहे हो आजकल। तो यहां से बताइए फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होगा। इतना क्लियर है,
ये फोर्स उठाकर यहां पे रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। पीछे समझ में आ रहा है? अगर कहीं दिक्कत हो तो बता देना, नहीं बस मुंडी नीचे करके बैठे रहो कि जो हमको क्या करना, जो हो रहा है होने दो। भैया ये तुम्हारे लिए ही हो रहा है, और तुमको नहीं समझ में आया तो हमारा यहाँ चिल्लाना बेकार हो जाएगा। तो इसको उठा के कहां रखना है? पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। हेंस वर्क W इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स के प्लेस पे रखिए, कितना रखना है? प्रेशर इंटू एरिया, इंटू में क्या है? हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, D को डिफरेंशिएटिव वैल्यू बाहर कर लेंगे, A इंटू एस। एस क्या है? डिस्टेंस है, और ये क्या है? एरिया है। एरिया के साथ एक डिस्टेंस और मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम बन जाएगा। मालूम है ना सबको? तो ये भैया हो गया वॉल्यूम P डॉट dV। अब ये जो वर्क मिला है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, अगर मान लो पहले इस गैस में प्रेशर कुछ और रहा हो, हमने यहाँ P लिखा है, कुछ और पहले रहा होगा, उस कंडीशन पे इसका वॉल्यूम मान लो V1 रहा होगा, और जब इस पे फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, फिगर से मालूम है भाई, पहले यहां तक वॉल्यूम था, अब घट गया, हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हुआ। हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is change from V1 to V2, आयतन इसका चेंज होकर के कहां से कहां हो गया? V1 से V2 हो गया। कब हुआ? ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F। जब गैस पर बाह्य बल कैपिटल F लगाते हैं तो गैस का आयतन परिवर्तित होकर कितना हो जाता है? V1 टू V2 हो जाता है। अगर दिक्कत हो तो बताना, हिंदी में भी लिख देंगे। लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमको डबल वर्क करना पड़ जाएगा, तो वैसे हिंदी में बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना पीछे। हाँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के बैठे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर कहीं आपको लगे कि सर ने पता नहीं कौन सी भाषा में क्या लिख दिया, हमारे समझ से ऊपर है, तो बता देना वहां पे, ठीक है। पीछे इसमें मैक्सिमम बच्चे GIC के बैठे हैं। अच्छा, ये ड्रेस GIC के ना? yes, sir. इधर भी है कोटी वाली? yes. सब GIC वाले? yes, मतलब आधी संख्या GIC से की है, आधी ज्यादा है। किस सब 11th के हैं? yes, तुम भी GIC को? इस कोचिंग का पूरा प्रॉफिट GIC वाले ही उठा रहे हैं, बाकी तो सब नाम सुनते हैं। चलिए ठीक है, इतना मालूम हो गया ना क्या? अच्छा देखो कितना आसान है, और हमें वैसे भी हम लैंग्वेज इतनी इजी यूज करते हैं, उस चक्कर में हम ग्रामर का ध्यान रखते ही नहीं। हमारा सेंटेंस देखो सब उल्टा पुल्टा रहता है। सेंटेंस इंग्लिश का बस ऐसा लिखते हैं कि आपको समझ में आए। हम ग्रामर को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि ग्रामर हमारा ठीक हो रहा है, कहाँ इज है, मार वाज देयर कहाँ लगना है, मतलब कोई मतलब नहीं है। बस हमारा मकसद है आपको समझ में आए जो लिख रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। तो ध्यान देना, हमने बोला है कि अगर किसी गैस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल, बाहर से बल लगाया कैपिटल F, तो गैस का आयतन क्या हो गया? चेंज हो गया। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में वर्क कितना होगा? तो भैया हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट लग जाएगी V1 टू V2 P डॉट। जब आपको इस कंडीशन में वर्क निकालना हो कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
V1 टू V2। अब क्वेश्चन होगा तो वहां पे वॉल्यूम दिया जाएगा कुछ और, तो उसको यहाँ पे यूज करना है। और प्रेशर जो होगा प्रेशर अप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेशन करना होगा, लिमिट अप्लाई करना है। अब जो 11th में है तो इंटीग्रेशन अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं होगा, है ना, तो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा आपको 12th में, लेकिन जो नीट के हैं उनके पास तो मैथ होगी नहीं, है ना। तो भैया ध्यान रखना, आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सीखिएगा जरूर, बेसिक करते कैसे, नहीं तो फिजिक्स कर नहीं सकते आप। अच्छा यहां पे हो गया। अगर मान लीजिए ये जो कंडीशन है ये बहुत स्मॉल वॉल्यूम के लिए होता है, जब वॉल्यूम बहुत छोटा चेंज हो रहा हो तब ये कंडीशन अप्लाई करना है। लेकिन वॉल्यूम मान लीजिए परफेक्ट नंबर में चेंज हो रहा हो, जैसे बोला गया 10 मीटर क्यूब से 15 मीटर क्यूब हो गया, तब वहां पे लगेगा चेंज इन वॉल्यूम। बट in the case of परफेक्ट वॉल्यूम, तो यहां पे W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। ये जो dV था ये डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब क्या है, दो वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस। जब वैल्यू बड़ी होंगी वॉल्यूम की तब डिफरेंस कैसे रखोगे, तो यहां कर दोगे V1 माइनस, ये हो जाएगा यहां डेल्टा V का ये मतलब है दो वॉल्यूम का डिफरेंस। तो ये इतनी कंडीशन है। अगर देखो ये वर्क डन हो गया, गैस द्वारा किया गया कार्य होगा, ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हमारे पास वर्क डन में इतना चेंजिंग हुई तो W के प्लेस पे रख दो नोट पॉइंट, हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इन कंडीशन से जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W जो है चेंज इन वर्क, यही हमारा डेल्टा W है, या इसी को W लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, P डॉट डेल्टा, इसी को अगर मान लीजिए डिफरेंशिएटिव वैल्यू है, या मान लीजिए आपने बहुत थोड़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस किया था सिस्टम को, तो वहां पे वॉल्यूम में बहुत थोड़ा चेंज हुआ, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये जो डेल्टा Q है यही बन जाएगा dQ इज इक्वल टू du प्लस P डॉट dV। यहां D का मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिव वैल्यू, स्मॉल वैल्यू की बात करता है। जब हीट अप्लाई करने से वर्क डन बहुत थोड़ा सा हो, यानी वॉल्यूम में चेंजिंग बहुत थोड़ी हो, डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ही स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होगा ये dQ इज इक्वल टू du प्लस P डॉट डेल्टा V बन जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि D कब यूज करना है और डेल्टा कब यूज करना है, नोट कर लीजिए इसको। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ना है। तुम कपड़ा नहीं लेके आए हो ना, ले आना है तो आप बैग किचन खाली करके पोछा बना लेंगे इस काम। घर पास में एक इतना बड़ा सा टुकड़ा नहीं ला सकती हो कपड़े का, और तुम्हारे क्लास के बच्चे टेक्सटाइल वेस्ट पर बना रहे हैं मॉडल, और तुम्हारे पास वेस्ट मटेरियल नहीं है कपड़े का,
घर में हजारों पड़ा होगा कपड़ा फालतू का। कहाँ? अच्छा, फोन आया है, इमरजेंसी हो गई। जाना पड़ेगा, जरूरी है। अगर इससे इंपॉर्टेंट है तो जा सकते हो। नहीं, अगर इससे इंपॉर्टेंट है तो आप जाइए, मना नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप प्रेफरेंस दीजिए। बाकी मर्जी आपकी, जाने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं। ऑनलाइन ठीक है। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक डिफरेंस थोड़ा सा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको हजारों बार एग्जांपल दे चुका हूं। बच्चे बोलते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिस पे पढ़ना है आप पढ़ते हो। लाइब्रेरी आप जाइए कभी, तो वहां पे मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे लैपटॉप या मोबाइल के सामने घंटों तक बैठ सकते हैं। लेकिन आप कभी उनको ऑब्जर्व करके देखिएगा जब पढ़ते हैं वो। मुझे नहीं लगता वो 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ते होंगे। पढ़ेंगे, थोड़ी देर चला, सर दर्द हुआ, बंद किया, कोई गाना चल रहा है, कोई वीडियो चल रहा है बढ़िया, उनका मनोरंजन हो रहा है। ये रियल में होता है। आप अगर पढ़ते होगे, थोड़ी देर पढ़ोगे, उंगली जरूर उसमें जाएगी। होता है, ये आपको पता है, हमको नहीं पता है, लेकिन हम देखते हैं इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा लोग करते हैं। हाँ, बता तो रहे हैं। इसको पढ़ोगे, फिर गाना चालू हो गया, कोई अच्छी मूवी दिख गई, मूवी चालू हो गई, और एक बार अगर रील मिल गई तो बस उंगली चल रही है। और उंगलियां इतना फास्ट चलती है। अरे, हम एक दो लोग को हम टाइपिंग करते देखे हैं मोबाइल पे, इतना तेज तो जो बेचारे कीबोर्ड पे करते हैं कंप्यूटर पे, वो नहीं कर पाएंगे। खटपट 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 खटपट, पता नहीं कितना तेज चलती है, और दोनों हाथ से उंगली चलती है। हाँ, वैसे ही होंगे कुछ लोग। तो भैया, आप मशीन मत बनो, इंसान हो, इंसान रहो। मशीन की पावर लिमिटेड है, आपकी पावर अनलिमिटेड है। आप कितना भी यूज करिए। बाकी पढ़ने को आप ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग ऑनलाइन पढ़ पढ़ के लोग सोशल मीडिया बोलते थे कि हमने ऑनलाइन पढ़ करके पीसीएस निकाल दिया, आईएएस निकाल दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और जो भी बने हैं वो प्रॉपर आईएएस, और नहीं तो अपनी लाइफ पे प्रैक्टिकल करके देख लो हैं। इसको मिटा दें। अरे भैया, आवाज बंद कर लो। तुम लोग तो थोड़ी देर आराम दे दो, शुरू हो जाते हो। इतना क्लियर हुआ था हैं? कुछ लोग ऐसे बैठते हैं क्लास में, जैसे लगता है उनको इस क्लास से कोनो मतलब है नहीं ना, वो खाली अपनी हाजिरी देने आए। देखो, अधिकांश जो पीछे की ओर भागते हैं, आगे सीट खाली होने पर भी पीछे भागते हैं, इसका मतलब वो अपने आप को चुराना चाहते हैं कि हम सबकी नजरों से बच के बैठे। और अगर आगे सीट भरी हो तो पीछे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी तो आगे बैठिए तो लगे कि हाँ, आपका वो इंटेंशन नहीं था। लेकिन कुछ लोग का होता है कि नहीं, मुझे पीछे ही बैठना है। अब कुछ लोग ऐसे होते, पीछे बैठते हैं तो खाली आगे वाले देखते कौन क्या कर रहा है। हाँ, ध्यान देना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग।
एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन क्या है, छोटे छोटे हैं, आपने पढ़े हैं। पहला है साइक्लिक प्रोसेस, पढ़ा है, चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब देखो, नाम से मालूम हो रहा है, जो सर्किल जैसा बन रहा होगा, साइकिल की तरह होगा, ऐसा प्रोसेस जो कई सारे स्टेट से पास हो जाए और फिर से उसी स्टेट में लौट आए जिससे उसने चलना स्टार्ट किया था। तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोला जाए। जैसे मान लो यहां पे पॉइंट ए है, ये ऐसे कोई मान लो गया, ये ए से कोई पार्टिकल है जो बी पे गया और बी पे जा करके ये फिर से मान लो लौट आए सी पर। तो ए से बी और बी से सी, यहां कोई पॉइंट डाल दीजिए, सी और डी कर दिया हमने। तो यहां पे देखोगे एक स्टेट कहां गया है, ए सी बी, इस पाथ पे गया है। ये पाथ होता है, रास्ता होता है। पाथ ए सी बी गया है, फिर ए सी बी से कहां गया है, बी डी ए गया है, और लास्ट में कहां पहुंचा है, जहां से चलना स्टार्ट हुआ था। तो दोनों पाथ का जो वर्क डन होगा, डब्ल्यू ऑफ, ये भैया इसको डब्ल्यू ऑफ पढ़ना, डब्ल्यू मतलब वर्क है। हाँ, मैं इसको कुछ और पढ़ लो, कहते हो डब्ल्यू ओ एफ क्या लिखा है भगवान जाने। तो ये वर्क ऑफ पाथ ए सी बी इज इक्वल टू वर्क ऑफ पाथ बी डी ए, यानी कि दोनों प्रोसेस में, दोनों पाथ में किया गया जो कार्य होगा, वर्क डन होगा, सेम होगा। तो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा, है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य कितना, 0 होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां पे ध्यान देना, नो चेंज इन आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। तो ये ध्यान रखना, अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो गई, कांस्टेंट हो गई साइक्लिक प्रोसेस में, तो हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो जरा अप्लाई कीजिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, डेल्टा यू 0 हो गया साइक्लिक प्रोसेस में, तो देन गिवन हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा डब्ल्यू के होगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, 0 है। तो ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस में टोटल दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होगी। जितना हीट सप्लाई किया आपने उतना ही वर्क मिलेगा, यानी ये कार्नोट प्रिंसिपल पर जाएगा। समझ गए, इसमें इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं रहेगी। तो भैया यहाँ पे यूज हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान देना, वर्क डन क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई, और इसके 0 होने पर टोटल सप्लाइड हीट किसके इक्वल होगी, नेट वर्क डन के इक्वल होगी, कुल कार्य के बराबर होगी। सेकंड है आपके पास, सेकंड इसका एप्लीकेशन है। दूसरा प्रोसेस कोई नाम बोलो, याद है, पता भी होगा तब भी नहीं बोलोगे, समतापी प्रक्रम। मतलब कुछ लोग को पता भी होता है
लेकिन इतना शरीर में आलस भरा है ना, उनको लगता है कौन बोले, चुपचाप बैठो, मतलब बोलना भी मुश्किल है। हम जानते हैं इसमें जितने प्रोसेस हैं, आप लोगों में से लगभग होंगे 2-4 लोग जिनको प्रोसेस पता होंगे उष्मागति के। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं। हाँ, अच्छा लगा है। कोई बोला इधर से? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? ऐसा बोलने से लगता है कि हमसे खुद पूछ रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? हिंदी वाला नाम ज्यादा आपको समझ में आएगा। समतापी, सम मतलब बराबर, इक्वल, और तापी मतलब टेम्परेचर, ताप। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होगा? हाँ, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी नो चेंज इन टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रम में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। याद रहेगा? नो चेंज इन टेम्परेचर इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रम में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डेल्टा टी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बोलो। अगर डेल्टा टी 0 हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी डेल्टा यू क्या होगा? अगर मान लीजिए डेल्टा यू 0 हो गया, तो बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे क्या मिलेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यही मिलेगा। यानी ये प्रोसेस भी साइक्लिक की तरह ही काम करेगा। अगला बताइए, तीसरा जो प्रोसेस है, कोई नाम बोलो। इन्होंने बोला सम आयतनिक, कोई इंग्लिश में भी बता दो। सम आयतनिक प्रक्रम बोलो। आए? अच्छा, इंग्लिश में हम अगर सारे बता दे तो उसमें ढूंढ के बता पाओगे कि समआयतनिक कौन सा होगा? चलिए, एक होता है साइक्लिक, हो चुका है। एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोबेरिक, एक है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक है आइडियाबैटिक प्रोसेस। बताओ समआयतनिक वाला कौन सा है? आइसोबेरिक होता है समदाबी प्रक्रम। कह दो भैया एक है बचा, तो अब लग रहा है ही होगा। हाँ, केबीसी खेल रहे हो मेरे साथ। आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो भैया इसमें नाम से मालूम है सम आयतनिक, किसमें चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज इन वॉल्यूम इन दिस प्रोसेस, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा वी क्या होगा? अगर डेल्टा वी 0 हो गया, तो आप बताइए जो हमने हीट सप्लाई किया किसी सिस्टम को, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी होता है। कह दो यहां डेल्टा डब्ल्यू का नहीं लिखे भैया, यहां पे डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो डेल्टा वी क्या हो गया? 0 हो गया। तो टोटल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी कौन? जितना हीट सप्लाई किया है, यानी वर्क कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर समआयतनिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है,
तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे जितना दाब लगा डालो, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो जितना हीट सप्लाई किया है वो टोटल इंटरनल एनर्जी में जाएगी, वर्क डन कुछ नहीं होगा। यानी W इक्वल टू आपने पढ़ा था P डॉट डेल्टा V, और डेल्टा V क्या है, 0 है, तो W क्या हो जाएगा, डेल्टा V 0 है तो W भी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। किस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में, समायतनिक प्रक्रम में। ये सब आपको याद रखना है। पेपर में आपसे क्या पूछेगा पता है, इनमें क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा। आपसे पूछेगा समायतनिक प्रक्रम में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे समायतनिक प्रक्रम नहीं बोलेगा, वैसे प्रक्रम बोलेगा तो आप समझ जाओगे। बोलेगा यदि किसी गैसियस निकाय में या गैसियस सिस्टम में प्रेशर अप्लाई करने पर, दाब लगाने पर आयतन में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो किया गया कार्य कितना होगा उस निकाय द्वारा, ऐसा पूछ लेगा। तो आपको बोलना है W0। अगर पूछा जाए कि टोटल निकाय को, टोटल सिस्टम को दी गई हीट किसके इक्वल हो जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यही चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें जो बॉक्स में हम कवर कर देते हैं इन्हीं को याद रखना है, यही पूछेगा आपसे। 2 हो गए, 3 हो गए, चौथा कौन सा है, आइसोबेरिक कर लेते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होगा, हिंदी में कहते हैं समदाबी। अब समझ गए होंगे क्या समान होगा, दाब, डायरेक्ट लिख दें, P क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी दाब नियत होगा, दाब कांस्टेंट होगा, प्रेशर में चेंजिंग क्या होगी, 0 हो जाएगी, डेल्टा P 0 हो गया। अब बताइए डेल्टा P 0 हो गया, अप्लाई कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। भैया P 0 हो गया, तो देखिए इस प्रोसेस में भी टोटल जो गिवन हीट है वो किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। अच्छा इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गई तो वर्क कितना होगा, हाँ क्योंकि P डॉट डेल्टा V होता है और P 0 है, क्यों 0 हो गया, क्योंकि भैया डेल्टा P क्या है, 0 है इस प्रोसेस में, तो ये शॉर्टकट में नोट कर दिया। अच्छा चले ठीक है, एक दो आपसे पूछते हैं, एक एक एग्जाम्पल बताओ, समतापी प्रक्रम का एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, ऐसा कोई रियल लाइफ से कनेक्टेड कोई एग्जाम्पल बताइए। जैसे आप बताइए, मैं आपसे बोलूं कि आप एक आइस क्यूब ले लो, एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, और मैं बोलूं इसको विद इन सेकेंड में इसको मेल्ट करके दिखाइए, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आप चाहे उसको आग के अंदर फेंक दो, पॉसिबल तो नहीं ना। उसका प्रोसेस क्या होता है, धीरे धीरे होगा। आप ऐसे याद कर लो, अगर कोई एग्जाम्पल लिख दिया जाए और बोला जाए कौन सा प्रोसेस है, बताइए इनमें से कौन सा समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है, तो पहचानोगे कैसे, जो प्रोसेस धीरे धीरे होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना धीरे धीरे होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। हाँ, जल का उबलना, पानी का उबलना, वो भी धीरे धीरे होगा। ऐसा तो नहीं बस आग पे रखो उबलना शुरू, पॉसिबल तो नहीं है ऐसा। तो जो प्रोसेस धीरे धीरे होंगे वो आपके आइसोथर्मल होंगे, समतापी होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस को कोई एग्जांपल दिया जाएगा, पहचान पाओगे अब। बस आपको ध्यान देना है कि वो धीरे धीरे हो रहा है कि बहुत तेज हो रहा है। अच्छा दूसरा, जैसे मान लो
एक बैलून दे दिया आपको हवा भर करके, अब उसको मान लो एक पिन से पिंच कर दिया उसको, तो फटेगा। तो ये तो हमको भी पता है। तो क्या धीरे धीरे फटेगा, स्लोली स्लोली, अचानक से फट जाएगा? गाड़ी लेके जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो, कोई कीली उसमें लग गई तो टायर फटेगा धीरे धीरे। दिवाली में पटाखे लाए, बम में आग लगा दिया, वहीं बैठे हो, वो धीरे धीरे फटेगा, ऐसे तो होगा नहीं। ये सब अचानक से होते ना, जैसे ट्यूब का फटना, एक्सप्लोजिव का फटना, यानी जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनका फटना, है ना। और ऐसे कोई एग्जांपल, ये सब तेजी से होते हैं। तो जो प्रोसेस अचानक हो जाए, बहुत फास्ट होगा, वो आइडिया आए। हाँ, सिलेंडर फटे, मतलब सारे एग्जांपल फटने के ही बोलना है, बिना फटने वाले कोई बोलो। अच्छा चलो ठीक है, फटने वाले जितने एग्जांपल होंगे सब कौन से होंगे? आइडियाबैटिक होंगे। एक नीलू, अरे नीला पढ़े तो मैं नीलू बोल दिया, और क्या है। तो ध्यान रखना, जो प्रोसेस धीरे धीरे होगा कौन सा होगा वो? पीछे तीनों लोग बताओ। अगर मान लीजिए हम पानी को फ्रिज में रख दें तो धीरे धीरे वो पानी जमना स्टार्ट होगा, ये कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रक्रम होगा? थोड़े उन्होंने को बोल लेंगे थोड़ा सा। हाँ बताओ, अकेले नहीं पूछा, 3 लोग को बोला है, मिलके बताना है। अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना होगा तो आप फटाक से जवाब दे पाओगे। चुप रहो। कौन सा प्रोसेस होगा? है? नहीं पता? अरे भैया, एक बोला है समतापी, एक बोला है रुद्धोष्म प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। समतापी, नाम से मालूम, समतापी जिसका ताप समान हो। अगर टेम्परेचर अचानक से बढ़ेगा या अचानक से टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां पे चेंजिंग भी अचानक से ही होगी। तो जो अचानक होगा वो रुद्धोष्म आइडियाबैटिक प्रोसेस, और जो धीरे धीरे होगा वो आइसोथर्मल। पहचान लोगे? अब एग्जाम्पल तो बुक में बहुत सारे मिलेंगे आपको, कल आप 4-5 एग्जाम्पल पढ़ के आना, पूछेंगे कौन कितने पढ़ के आया। और तुम बोल रहे दूध का फटना, गजब करते हो भाई। भैया दूध का फटना ये फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स से कोई प्रोसेस नहीं है, वो केमिकल प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो। हाँ, अभी तुमसे पूछा जाए कि वो बन गया कौन सा रिएक्शन है, नाम बताओगे खाली बस। चलो अच्छा बताओ, पूछे? बायोलॉजी केमिस्ट्री मिक्स पूछ लेते हैं। कुछ याद नहीं आएगा हमको लगता, हमको अभी। चलिए अच्छा, प्लांट से पूछते हैं। पेड़ जानते हो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो बताओ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कब कंप्लीट होती है? अब नहीं बताओगे? अच्छा एक, अब ठीक है, अब पूरा रिएक्शन बता दो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट की प्रेजेंस में, लाइट कौन सी? ट्यूबलाइट, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट तो अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, होगा? अच्छा ठीक है, बस लाइट होना चाहिए। ठीक है, आगे बोलो, अब रिएक्शन बोल दो। अरे अच्छा ठीक है, कोई बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो।
ये क्या बना? C6H12O6 क्या बना? ये नाम क्या है? ग्लूकोज। इनका कहना है कि जब सनलाइट होगी, धूप निकलेगी, भैया पीछे भी ध्यान देना, खो मत जाना। तो जब सनलाइट होगी, धूप निकलेगी, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी प्लांट्स में, और वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और रूट्स के थ्रू से क्या लेंगे? वो वाटर को लेंगे। दोनों मिला करके इन्होंने बोला कि ग्लूकोज बना देंगे वो। अब ग्लूकोज कहां जाएगा? ऑक्सीजन भी बनेगी, वो रिलीज हो जाएगी मार्केट में, है ना, जिसको आप एब्जॉर्ब कर लोगे अपनी बॉडी में। अब इन्होंने कहा कि जब सनलाइट नहीं होगी तब भी, इन्होंने कहा जब सनलाइट नहीं होगी तब भी फोटोसिंथेसिस होगी। अब इसको बायोलॉजिकल आप इसको प्रूफ करोगे नहीं होगा, अब करके दिखाना इसको। फिलहाल हमने जो पढ़ा है, जैसे रात के टाइम पे सनलाइट नहीं होती है, तो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो रेस्पायरेशन सिस्टम यूज होता है। रेस्पायरेशन सिस्टम पढ़ा है? हाँ बोलो। श्वसन तंत्र। यही जो रिएक्शन आपने बोली है, रात में यही हो जाएगी उल्टा। रात में पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, गलत करते हैं। इसीलिए बोलते हैं रात के टाइम पेड़ों के नीचे लेटना नहीं चाहिए, है? है? अच्छा, नहीं, जैसे आप अपने समाज में जो आप देखते हो, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ध्यान सुनना, देखो जो मेरा लॉजिक काम करता है मैं उस लॉजिक के तहत आपको बताता हूं। जैसे बोलते हैं कि जैसे आपको बोल दिया गया कि कुछ जो पूजा करने वाले पेड़ होते, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया। अच्छा, आप जरा कनेक्ट करना इसको साइंस से। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर यही प्लांट है। अगर सबसे ज्यादा आपको यही प्राणवायु दे रहे हैं, तो इन पे वो चुड़ैल पुड़ैल कैसे हो सकती है? जैसे बोलते ना कि पीपल के पेड़ में वो होता है, इसके पास न जाओ रात में, बरगद में वो होता है मत जाओ, नीम में ये होते हैं मत जाओ। अब मेरा लॉजिक क्या काम करता है मैं आपको बताता हूं। जो जितना फास्ट वर्क करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत सनलाइट में, जो जितना फास्ट ऑक्सीजन डेवलप करेगा, वो रात के टाइम उतना फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब पीपल के पेड़ के नीचे आप लेटोगे, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वहां आप हो तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसलिए मना होता है कि वहां रात में नहीं जाना चाहिए। बाकी जो और प्लांट होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बट उसमें कुछ परसेंट ऑक्सीजन का भी रहता है। जैसे मान लो आप सांस ले रहे हो, तो आपको लगता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, इसमें कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना? कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है उसमें? लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 4%, नहीं लगभग 4%। टोटल मिला के कितना हुआ? 25%। 70% क्या है जो खींच रहे हो? 75% क्या है? अब आपके दिमाग में आया होगा, अरे बाप रे, हम लोग तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ले रहे हैं। मालूम हुआ? इससे पहले मालूम था? मालूम था, जो बायोलॉजी वाले हैं, लेकिन सबको नहीं मालूम था कि हम लोग नाइट्रोजन भी ले रहे हैं। जब कभी किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन लगती है तो आपको पता है उसमें नाइट्रोजन भी मिक्स करते हैं। अब क्यों करते हो सब आप पढ़िएगा, नहीं तो आप अपनी फिजिक्स भूल जाएंगे। हाँ? कितना हुआ? चलो देखो अच्छा आगे।
सारे प्रोसेस हो गए, अभी कौन सा नहीं हुआ है? आइडियाबैटिक, जो तेज हो रहा था, है ना, फटने वाला, याद रखना। तो पहला सॉरी पांचवा है रुद्धोष्म, या इसी को बोलते हैं स्थिरोष्म प्रक्रम। देखो नाम में लगा है, स्थिर वर्ड लगा है ना, स्थिर का मतलब जो रुका हो, यानी जो बहुत स्लोली काम करे, बहुत धीरे धीरे काम करे। और किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा। जो हीट को देने पर प्रोसेस बहुत, नहीं इसमें तो उल्टा हो गया, स्थिरोष्म है, जो स्थिर चीज को मोशन में ला दे। कौन? ऊष्मा। जो प्रोसेस ऊष्मा पा करके बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाए वो आइडियाबैटिक होगा, उस रुद्धोष्म होगा। अच्छा, रुद्धोष्म नाम से क्या मालूम है? रुद्धोष्म यानी जो ऊष्मा को रोक रहा होगा। तो बताइए इस प्रोसेस में क्या हीट का ट्रांसमिशन होता है? नहीं होगा। नो ट्रांसमिशन लिख दो। नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लिखिए, सराउंडिंग्स भी लिख लो कि मान लो ये सिस्टम है, इसके पास जो सराउंडिंग्स में क्या है, इसको सराउंडिंग्स बोलो या एटमॉस्फेयर बोल सकते हो। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का ट्रांसमिशन बिल्कुल ना हो, किसके बीच? सिस्टम और एटमॉस्फेयर के बीच हीट का ट्रांसमिशन ना हो। जैसे आप बैठे हो, आपकी बॉडी का जो हीट ट्रांसमिशन है वो एटमॉस्फेयर के साथ कंटिन्यू हो रहा है, तो आपकी बॉडी तो नहीं है सिस्टम में। कौन है? जैसे आपकी घर की फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इस प्रोसेस पे। अंदर की हीट अंदर रहेगी, बाहर की हीट बाहर रहेगी, है ना। तो यहां पे क्या होगा? जो हीट होगी इधर, डेल्टा क्यू क्या होगी? हीट में कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान, हिंदी में लिख सकते हो, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो वो रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अब बताइए डेल्टा क्यू 0 हो गया, हीट का जरा सा भी चेंजिंग नहीं हुई, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू क्या हो गया? तो बताइए भैया डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? यानी जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, बट निगेटिव, इंटरनल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां से हम लोगों को पढ़ना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। समतापी प्रक्रम में कितना कार्य होता है और रुद्धोष्म प्रक्रम में कितना कार्य होता है, ये दोनों एक तरह से डेरिवेशन होते हैं, लेकिन उसमें 5-6 कॉन्सेप्ट बनेंगे, उनको आपको याद रखना है। और जो इसमें लोग 11th वाले हैं उनके लिए वो डेरिवेशन महा इंपॉर्टेंट होंगे। इतना इंपॉर्टेंट, अगर आपका एग्जाम होगा 11th क्लास का और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आया, उसमें वर्क डन अगर आया, तो निश्चित तौर से या तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पूछेगा या आइडियाबैटिक का, एक आना तय है 100%। आप लिख के रख लो, पेपर हो और चैप्टर आए और ये हेडिंग ना आए तो मुझे आप आकर के बताइए सर नहीं आया, इसके बिना पेपर ही नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, और उनको पढ़ा करके चैप्टर वहां से कंप्लीट हो जाएगा। कल थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, है? नहीं वो, अरे उसमें वर्क डन निकालना है, उस पे न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है।
तो कल होगा, ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी।